चेंज आए थे, आप कमेंट में बताइएगा। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए ये भी एक मेजर रेवोल्यूशन है, जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी लाया, जो मॉडर्न सोसाइटी का एक हम मानते हैं कि अंत वाला पड़ाव था, जहाँ से हम कह सकते हैं कि एकदम सोसाइटी मॉडर्न होना शुरू हो गई। मतलब मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो ये अराउंड 1760 के अराउंड शुरू होता है इंग्लैंड में, और ये बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाता है इंग्लैंड के लोगों के बीच में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगता है और अन्य कॉन्टिनेंट्स में। तो इस टाइम पे क्या सबसे मेजर चीज़ होता है? न्यू इन्वेंशन होते हैं, लोग नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। नई टूल्स बनाई जाती हैं, नई टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे मतलब जो सामान है, उपभोक्ता की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उनको बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज वगैरह में बनाई जा सके। ड्यूरिंग 70, 60 और 80, 30 जो था, उस टाइम इतने ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा नई टूल्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी ये सब इंटरप्राइजेस डेवलप होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ मतलब जाने लगती है। और उसी समय कैपिटलिस्ट जो क्लास होता है, जिसके पास सारी ये फैक्ट्रीज वगैरह, पावर वगैरह आ जाती है, वो कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हो जाता है, जो कि इन सारी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब जो पहले सोसाइटी जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती थी, वो एक अब मशीन मेड चीज़ों की दुनिया में हम लोग एंटर कर लेते हैं, ठीक है। स्पिनिंग जेनी आती है, जो कि 70-60 में बाय जेम्स बनाया जाता है। उसके बाद बहुत सारी स्पिंडलर्स आते हैं, सिंगल व्हील आता है, उसके बाद ये ऑकराइट्स वाटर फ्रेम आता है। तो इन सारी मशीन्स के बारे में आप एक बार गूगल करके सर्च करके समझने की कोशिश करिएगा, हर मशीन क्या क्या काम करती है। आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस मिल जाएंगे इन पे दिखाते हुए कि क्या मशीन क्या काम की, तो उससे आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 मेजर को आप याद कर लीजिए कि हाँ ये चेंज है आई, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप उनकी वीडियोस ज़रूर जाके देखिए कि हाँ स्पिनिंग जेनी क्या थी और ये क्या था, वो क्या था, वो किस तरीके से काम करता था, फिर आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन ऐसे वर्ड्स में नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस हम कह सकते हैं कि इस एरा में क्या होता है कि फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हो जाती है, और एक म्यूल करके सैमुअल क्रॉम्पटन डेवलप करते हैं। उसके बाद बहुत सारे और अदर इन्वेंशंस भी होती हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यूरोप में चालू हो जाती है, इंडस्ट्रीज आने लगती है और इंग्लैंड से अब बाहर भी आने लगती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स और सोसाइटी दोनों चेंज आ रही हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म आ गया सबसे पहले, और वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बैंक्स आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन आ रहा है, और न्यू क्लास जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, मैनेजर्स की और कैपिटलिस्ट की आ रही है, ठीक है। अब ये एकदम डिफरेंट लेवल का चेंज है सोसाइटी में। अब जो पीजेंट्स, देखिए जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, मतलब पीजेंट यानी किसान जो थे, वो पहले कहाँ खेती किया करते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो वो अपने आप को एकदम डिफरेंट सिनेरियो में पाते हैं। एक ऐसे जहाँ पे 1000 ऑफ उनके तरह के लोग होते हैं जो टेक्सटाइल या मिल्स में काम करते हैं। मतलब हुआ क्या, जो किसान पहले गांव में रह के खेती कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो इंग्लैंड के शहरों में होता है। तो अब वो शहरों में जब जाता है तो खुद को अपने जैसे हजारों के बीच में पाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए काफी ज्यादा मतलब मैन पावर की जरूरत होती थी। जहाँ पहले वो कंट्री साइड में गांव में रहता था, अब वो एकदम अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में रह रहा है। आपने देखा होगा 12th की भी बुक्स में काफी डिस्कस किया गया कि जो ये स्लम डेवलप हुए थे इंडस्ट्रीज के आसपास, उनका जो कंडीशन था वो बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि प्रोडक्शन उनको इंक्रीज करना था, फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को, ठीक है। तो उनको क्या था, उनको ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए था, और लेबर्स को इतनी सैलरी मिल नहीं रही थी, तो वो स्लम्स में रहते थे। स्लम्स में एकदम छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ गया था और इंडस्ट्रीज बहुत फास्ट बढ़ रही थी। और जो सोशियो इकोनॉमिक जो दूरी होती है वो और बढ़ी थी, रिच एकदम रिच होता जा रहा था, पुअर एकदम पुअर होता जा रहा था, जिसको मार्क्सिस्ट टर्म में एलिनेटेड कहते हैं। और एलिनेशन के बारे में आप फर्स्ट पेपर में सॉरी आप अगर मतलब एलिनेशन के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी,
तो आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आप MSO 1 का एक चैप्टर है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी एलिनेशन को काफी अच्छे से समझाया गया है, मार्क्स की जो थ्योरी है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं स्लम में, जहाँ पे छोटे छोटे, आपने स्लम देखे होंगे, छोटे छोटे कमरे होते हैं, ना वहाँ पे एयर पास होने के लिए, ना कोई सीवेज की व्यवस्था होती है, कुछ भी मतलब नहीं होता, ना वाटर प्रॉपर होता है, और बहुत ही बुरी स्थिति में वो वहाँ पे रहते हैं। अब देखिए ये चेंजेस जो हुई वो या तो कंजर्वेटिव थिंकर या तो रेडिकल थिंकर्स, दो कैटेगरी में यूजुअली बांटा जाता है थिंकर्स को। कंजर्वेटिव मतलब जो मानते थे कि जो पुराना सिस्टम था वो बेटर था, और रेडिकल थिंकर्स जो चेंज चाहते थे, उन दोनों को परेशान किया। अब कंजर्वेटिव थिंकर्स क्या सोच रहे थे कि जो ये सब चीजें चल रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दे कि समाज में एकदम डिसऑर्डर पैदा कर दे, केओस पैदा कर दे, मतलब एकदम सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। और वहीं पे रेडिकल थिंकर जैसे थे, वो मानते थे कि कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो उनकी स्थिति है, जिस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है, कहीं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, इससे कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना आ जाए। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट थे वो तो बिलीव ही करते हैं कि यह होगा। ठीक है, अब हम कंडीशन ऑफ लेबर के बारे में समझ लेते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो पहले जो एम्फोसिस था कि आपकी जमीन हो, जमीन पे आप खेती कर रहे हो, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है, मनी कैपिटल। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि उसी मनी को आप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो, फिर उसी से मतलब आप और अर्न करते हैं। जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे वो और मतलब बिल्कुल उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, और जो नए कैपिटलिस्ट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फैक्ट्रीज के ओनर्स, मैनेजर, इन लोगों के पास पावर ज्यादा हो जाती है। और लेकिन एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्हीं के पास रहा होगा काफी अच्छा धन, तो उन्होंने इन फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट पहले के फ्यूडल लैंडलॉर्ड रहे होंगे। आई होप कि आप ये कनेक्शन समझ पा रहे हो। मैंने फ्यूडलिज्म 2-3 बार डिस्कस कर लिया। फ्यूडलिज्म के जो लॉर्ड थे वो बेसिकली एक तरीके के पैरासाइट थे, किसानों से मेहनत करवाते थे और उनका खून चूसते थे। ठीक है, उनके जो भी अर्निंग होती थी, तो उनके पास पैसा तो काफी रहा होगा, तो वही लोग जब ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हो रहा होगा तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए होंगे। बाकी वो ट्रेडिंग क्लास जो काफी इमर्ज हुए थे, जिसके पास पैसा था, वो बहुत सारा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ऐसे। अब इंडस्ट्रियल सिटीज में अर्बनाइजेशन होता है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फैक्ट्री सिस्टम आ जाता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम पे जॉब पे जाना। आप खेती करते हैं तो कोई टाइम सेट नहीं होता, पर यहाँ पे अगर 6 बजे से आपकी ड्यूटी है तो आपको जाना है 6 बजे, फिर जो भी छुट्टी का टाइम है आप छुट्टी के टाइम पे आते हो। अर्बनाइजेशन इसलिए क्योंकि कम जगह पे बहुत सारे लोग रहने लगे, शहरें बनने लगी, तो अमीर लोग तो खैर अमीरों वाला जीवन शैली जिएंगे और गरीब लोग गरीबों वाला। उसके बाद सोशोलॉजी जो इमर्ज होती है वो इन्हीं सब के रिस्पॉन्स में इमर्ज होती है। ठीक है, जो कि 19th और 18th सेंचुरी में यूरोप में हो रहा था, जो कि कहीं ना कहीं जो सोशोलॉजिकल राइटिंग्स थी या थिंकर्स थे, वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी ऐसे बदलाव आ क्यों रही है, इस टाइप की सोसाइटी बन क्यों रही है। कभी भी कोई समाज में नई चीजें होती हैं जो मतलब, अब हम कोविड को ले लेते हैं, हम लोग के जनरेशन में तो कोविड ही सबसे आई ओपनर हुआ है। आप देखेंगे इस पे बहुत सारे सोशोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे पेपर्स छपना शुरू हो गए। क्यों? बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, ये ऐसी चीज है जो हमको परेशान कर रही है। ठीक है, कुछ भी नया समाज, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, उस समय तो एकदम समाज एकदम उलट फेर हो रहा था, कुछ अलग ही हो रहा था। ठीक है, और बहुत सारे जो इनलाइटमेंट अपेयर्स एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मतलब देखिए, बदलाव शुरू कहाँ से होता है, इनलाइटमेंट से। मैंने 3 फेजेस आपके साथ डिस्कस किया था, इनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इनलाइटमेंट के अंदर बहुत सारे रिवोल्यूशन को हमने ले लिया है, बट वहां से शुरुआत हम मानते हैं। ठीक है, तो वहां से जब शुरुआत होता है तो वहीं से बदलाव हमें देखना शुरू होता है, तो उसी पॉइंट से सोशोलॉजिस्ट पकड़ते हैं और फिर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। बाकी हिस्टोरिकली भी स्टडी किया गया है सोशोलॉजी में, बट ये सब जो पॉइंट्स थे कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा बेसिकली मोटिवेट किए कि देखिए कि समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी को स्टडी करना, क्योंकि सोसाइटी सबसे ज्यादा चेंज हो रही थी।
उसके बाद जो साइंटिफिक अप्रोच हमने मतलब सोशियोलॉजी में यूज़ किया है या बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ में हम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट का जो आइडियोलॉजी होता है या इनलाइटमेंट से इंस्पायर है। 18th सेंचुरी थिंकर्स बिगेन मोर कंसिस्टेंटली देन एनी ऑफ देयर मतलब जो भी उनके पहले जितने भी आए थे। तो बेसिकली 18th सेंचुरी के जो थिंकर्स थे वो और स्ट्रांगली आते हैं और स्टडीज करना कोशिश करते हैं। पहले देखिए सोशियोलॉजी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सोशियोलॉजी बहुत सारे थिंकर्स में हमें सोसाइटी के बारे में देखने को मिलता है, पर हम उनको सोशियोलॉजिस्ट क्यों नहीं कहते? बिकॉज जो अप्रोच इस टाइम के थिंकर्स 18 और 19 सेंचुरी के यूज करते हैं उस टाइप का और उतना स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं यूज किया गया था, ना उतना साइंटिफिक मेथड यूज किया गया था। जैसे कि साइंटिफिक मेथड हम वैसा यूज कर रहे थे जैसे नेचुरल साइंस में यूज होता है कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर उससे कोई रिजल्ट निकल रहा है, फिर हम उसके स्टेप लिख रहे हैं कि आप उसको बार बार चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जिस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि सन सेंटर में और प्लैनेट उसके चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हम कोशिश कर रहे थे कि हम सोशियोलॉजी में चीजों को प्रूव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी को देखिए, नेचुरल साइंस ह्यूमन बीइंग को स्टडी करती है, इंसान को, लेकिन सोशियोलॉजी उसकी सोसाइटी को स्टडी करती है, लेकिन साइंटिफिकली। सो बेसिकली 18th सेंचुरी के थिंकर्स थे, वो बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन नेचर है या जो ह्यूमन बीइंग है वो रैशनल है, और उनकी जो रैशनल थिंकिंग है जो 18th मतलब हमें 14th सेंचुरी के रेनेसा के बाद दिख रही थी कि वो और मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे थे, चीज़ों को समझने लगे थे, साइंटिफिकली देखने लगे थे। ये जो एक्शन है धीरे धीरे उन लोगों को और फ्रीडम दिलाएगा और उनका जो सोसाइटी होगी बेटर प्लेस बन पाएगी। उसके बाद 18th सेंचुरी के थिंकर ये भी बिलीव करते थे कि ह्यूमन केपेबल है एक परफेक्शन लाने का। परफेक्शन कैसे? समाज में जो समाज की इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें बहुत सारी इश्यूज हमें देखने को मिलती हैं। उस इंस्टीट्यूशन में अगर बदलाव लाता गया, जैसे हमें इस इंस्टीट्यूशन में ये कमी देखी, हम उसके प्रति आवाज उठाएंगे, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो समाज एक परफेक्शन पे रीच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीन इंटेलेक्चुअल जो इन्फ्लुएंसेस थे वो पोस्ट इनलाइटमेंट यानी इनलाइटमेंट के बाद जो थे वो हम यूरोप में देखने को मिलता है, तो सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस बहुत करता है। फर्स्ट था द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड द सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। मैं आपको इनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तीनों जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे, जो प्रभाव था, वो सोशियोलॉजी के जो अर्ली राइटर्स थे या सोशोलॉजिस्ट थे उन पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या होती है? तो हमें अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बिकम अ इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। द बेसिक assumption was that this philosophy that society must have progressed through series of steps from simple to complex। ठीक है, आप मॉर्गन को पढ़ेंगे, आप पार्सन्स को पढ़ेंगे, आप डरकाइम को पढ़ेंगे, आप वेबर को पढ़ेंगे, आप इवन कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। सब लोग जो भी अपनी स्टडीज करते हैं वो दिखाते हैं कि हमारा जो समाज है वो सिंपल से बढ़ते कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में बना है। यानी मतलब जितने भी क्लासिकल थिंकर्स अगर आप उनका काम देख ले तो वो हम हर किसी ने सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई है बताने की कोशिश की। मॉर्गन का वीडियो मेरे चैनल पे है, शॉर्ट सा, आई गेस दरखाइम का भी है, कॉम्ट का भी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि हर किसी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे सोसाइटी जो अभी अभी हम जिस सिनारियो में, जिस सिचुएशन में या जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँची है। हर कोई अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो आप यूपीएससी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो छोटी छोटी वीडियोस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो समाज है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेज पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचता है। जो सोशल थिंकर्स थे, जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा, सैंड पेरे हो गए, गेम्बेस्टा हो गए, आई गेस इनका नाम ऐसे बोलते हैं, वो होल सोसाइटी से कंसर्न थे। वो एक सर्टन एस्पेक्ट से नहीं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, वो पूरी होल सोसाइटी को ऐसा देखते थे। और ये हमें अदर जो सोशोलॉजिकल राइटर्स है उनके उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन एक और पॉइंट है कि हमें अलग अलग एस्पेक्ट से भी सोसाइटी को देखना है। ठीक है,
तो बहुत सारे अर्ली जो सोशलॉजिस्ट है वो होल करके ही देखते हैं, लेकिन अलग एस्पेक्ट्स को भी देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वाज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था डार्विन पढ़ाते हुए कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है वो सोशियोलॉजी की थ्योरीज पे है। बिकॉज हम सब शुरुआत से कह रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे। तो जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है या फंक्शनलिज्म है वो बहुत हद तक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर है, ठीक है। और इसीलिए हमने मतलब जैसे कि आप हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ेंगे या डर्कहाइम पढ़ेंगे, इनका गुड एग्जांपल है, इनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी एग्जांपल दिखाने के लिए कि इन लोगों ने किस तरीके से बेसिकली फंक्शनलिस्ट है ये चीज़ें यूज़ की हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच को। बाकी हम थिंकर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, एक साथ बहुत कुछ समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। तो देखिए जो सर्वे का फॉर्मूला है या सोशल सर्वे फ्रॉम इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन मॉडर्न सोशियोलॉजी, हम सोशल सर्वे जो करते हैं मतलब बेसिकली समाज में हम सर्वे कर रहे हैं, तो ये इमर्ज क्यों हुई और स्पेशली मॉडर्न सोशियोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ये दो रीजन से होती है। एक तो हमें सबसे पहले हमने कहा कि हमें सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस से एकदम क्लोज रखना या नेचुरल साइंस जैसा है, जहाँ पे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, डेटा कलेक्ट होता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, रिजल्ट करते हैं मतलब निकालते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, यही सब होता है ना साइंस में। तो इसी को हम मतलब जैसे जितने क्लासिकल थिंकर्स है वो मानते थे कि जो ह्यूमन फिनोमेना है या सोसाइटी है उसको भी आप सर्वे करके, डेटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्वेशन करके, जैसे साइंस को पढ़ा जाता है, क्लासीफाई और मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से सोशल जो सर्वेज हैं वो फेमस हुए। दूसरा प्रॉब्लम था उस टाइम पे जो कि हम मानते हैं कि सोशल प्रॉब्लम था, वो थी पॉवर्टी, गरीबी। तो देखिए पॉवर्टी को जितने सोशल साइंटिस्ट हैं या सोशोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि वो नेचुरल नहीं होता। जैसे जनरल थिंकिंग आप देखेंगे, लोगों से पूछेंगे गरीबी क्यों है तो कोई बोलेगा अरे वो काम नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, एग्जैक्ट जनरल अगर कॉमन सेंस की बात करें। लेकिन सोशोलॉजी कभी भी नहीं कहता कि गरीबी एक नेचुरल मतलब नेचुरल फिनोमेना, वो बोलते हैं सोशल है। समाज में जो कमियां हैं, समाज में कुछ इश्यूज हैं, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन या स्ट्रैटिफिकेशन है, वो इस सब चीज़ों का जड़ है, इंसान खुद नहीं होता, ठीक है। इसीलिए सोशोलॉजिकल इंक्वायरी करके हम इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज है स्पेशली पॉवर्टी जैसी, वो क्यों है। द बेसिक अजम्पशन विच अंडरलाइंस दिस मेथड इज दैट थ्रू द नॉलेज ऑफ सोशल कंडीशन वन कैन अराइव एट सोल्यूशन टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम एंड जो भी प्रिवलेंट है सोसाइटी में। तो देखिए बेसिकली हम इसको यूज़ क्यों करते हैं मेथड को, हम सर्वे किए, सर्वे में पाया कि ये पर्टिकुलर पर्सन को इश्यूज हैं। और भी देखिए गरीबी के अलावा भी बहुत सारी, क्राइम क्यों हो रहा है, वायलेंस क्यों हो रहा है, इनोमी क्यों है, कुछ ऐसा भी कुछ भी हमने लिया। तो हम जब उसको स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे कि उसका कॉज क्या था। कॉज जब हमें पता चलेगा तो हम उससे सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि हाँ ये कॉज है, ये कारण है, तो इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोग पढ़ नहीं पा रहे तो हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल में उनको कुछ ऐसे इनसे एक तरीके से बेनिफिट्स देंगे जहाँ पे वो जाके पढ़ें जो उनकी इश्यूज हैं। जैसे मिड डे मील का अगर आप एग्जांपल लें तो हमने स्टडी किया कि गरीबी बहुत ज़्यादा है और खाने की इश्यूज है, तो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, वो काम पे भेजेंगे। तो हमने मिड डे मील का वो एक सिस्टम शुरू किया कि मिड डे मील होगा तो बच्चे कम से कम खाने से ही वो होके आएंगे, क्योंकि खाना भी मिलेगा और पढ़ाई भी। तो इसी तरीके से आप जब प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर उसका कॉज ढूंढोगे, एंड देन अपने आप सॉल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा। तो इसीलिए जो सोशल कंडीशन का या सोशल सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी में। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट जो लेक्चर है पूरा समझ में आ गया है। मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया है, 3 लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे डिस्कशन में कि किस तरीके से सोशियोलॉजी डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करके लाती है। अब मॉडर्निटी का मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, मॉडर्निटी एग्जैक्टली यही सब है, लेकिन जो उसके जैसे थ्योरीज क्या हैं उसको मैं डिस्कस कर लूँगी एक सेपरेट वीडियो में। सो प्लीज़ जितने भी वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे इश्यूज़ है, कहाँ पे आपको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग को सपोर्ट करेगा कि हम फर्दर और वीडियोस बना सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।